ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। 26 जनवरी वाले दिन पूरी दिल्ली ने जो बवाल देखा, उसके बाद पूरे देश में एक गुस्सा भी है और कहा जा रहा था कि शुरू से ही कि इस आंदोलन में उपद्रवी ज़्यादा हैं, वो साबित भी हुआ। जिस तरीके से देखा गया कि किसान ट्रैक्टर रैली शुरुआत तो हुई, लेकिन वो रैली लाल किले के प्राचीर तक पहुंच गई और वहां पे तिरंगे का अपमान भी देखने को मिला। मेरे साथ नेफेड के डायरेक्टर और भारी जिला के प्रभारी अशोक ठाकुर जी हैं। बातचीत करते हैं। अशोक ठाकुर जी, शुरुआत से नज़र बनाए रखें आप आंदोलन पर। हमने आपसे बातचीत भी की थी। क्या लगता है जिम्मेदार कौन है जो हिंसा हुई इसके प्रति? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक वाक़या है और मुझे लगता है कि किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, वो अपनी जवाबदेही से अब भाग नहीं सकते। अब सारा देश इस सच्चाई को जान गया है कि इस आंदोलन के पीछे कौन कौन सी शक्तियां हैं और उनका चेहरा उजागर हो गया। और जिस तरह से एक संकेत देते हुए लाल किले के ऊपर झंडा फहराने की कोशिश की गई है, तो निश्चित तौर पर ये जो पहले से ये हम शक जाहिर कर रहे थे कि इसके पीछे कुछ अराजक तत्व हैं, कुछ खालिस्तानी भी हैं, अलग अलग प्रकार के लोग इसके पीछे हैं, तो उन सब का जो चेहरा है वो बाहर आ गया है। अब इसके बाद देख रहे हैं कि कई सारे जो किसान हैं, जो किसान संगठन है, वो इससे पल्ला झाड़ रहे हैं कि उसमें हमारा रोल नहीं है और जो उपद्रव मचाया है वो किसान नहीं, वो कोई और ही। देखिए, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा इसमें। अगर हम देखें, आंदोलन शुरू होने से पहले कुरुक्षेत्र के अंदर जो हिंसा हुई थी, वहाँ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। उसके बाद आंदोलन के दौरान भी लगातार कई बार ऐसे वाक़या बाहर आए जो देखने को मिला कि उनके पीछे हिंसक तत्व थे। और बाद में करनाल के अंदर जिस तरह से एक योजनाबद्ध तरीके से वहाँ पर मुख्यमंत्री की रैली पर हमला किया गया और बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के साथ भी मारपीट वहाँ पर की गई, तो उस वाक़या को भी अगर हम याद करेंगे तो ये आंदोलन लगातार अलग अलग तरह से हिंसक होता रहा और हर बार किसान संगठनों के जो नेता हैं वो इससे अपना पल्ला झाड़ते रहे। लेकिन अब जो कल की हिंसा हुई है उसमें तो साफ नज़र आता है और ये पूरा योजनाबद्ध तरीके से था। इस बात को आप बिल्कुल स्पष्टता से देख सकते हैं। भाई, लाठी, डंडे, तलवार, फरसे, हथियारबंद होकर जिस तरह से लोग जो हैं निकले थे और ट्रैक्टरों के अंदर उनको छुपाकर वो वहाँ तक पहुँचे हैं और जिस तरह से हमारे पुलिसकर्मियों के ऊपर वहाँ पर हमला किया गया है, वो अपने आप में देखने से ही लगता है कि कितना योजनाबद्ध तरीके से किया गया। और ऐसा वो दिखाना चाह रहे थे, अपनी शक्ति दिखाना चाह रहे थे और ज़बरदस्ती पोल पर चढ़कर झंडा फहराना और विशेषकर एक विशेष संकेत देते हुए झंडा फहराना। तो ये मुझे लगता है कि वो तिरंगा भी फहरा सकते थे, लेकिन उन्होंने तिरंगा फहराने की बजाय जो है तिरंगे को जिस तरह से अपमान करते हुए फेंका गया और जिस तरह से वहाँ पर सांकेतिक झंडा फहराया गया, तो मुझे लगता है ये पूरा योजनाबद्ध था। पूरा का पूरा सरकार को जो है दबाव बनाने का उन्होंने एक तरीके के तौर पर इसको देखा, या ये सरकार को वो बताना चाह रहे हैं कि किसान हिंसक भी हो सकते हैं। तो हिंसक हो सकते हैं, इस बात का संकेत भी मुझे लगता है, या आगे हिंसक आंदोलन कर सकते हैं, इसका भी एक मुझे लगता है ये संकेत हो सकता है। पार्टियां जो है वो सरकार पे आरोप लगा रही है कि फेलियर है सरकार का ये। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि 26 जनवरी का दिन था और हमारे देश के लिए बड़ा गौरव का दिन होता है। और इस दिन 26 जनवरी की परेड एक बहुत ऐतिहासिक क्षण होते हैं। वो देश में हर साल उसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत लगती है और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत जो है सेंसिटिव होती है। तो इन सारी परिस्थितियों के तहत पुलिस के ऊपर एक भारी दबाव होता है। तो मुझे ये लगता है कि किसान संगठनों का 26 जनवरी को ही परेड निकालना, ये इस बात को मैं समझता हूँ कि इस तरफ संकेत करता है कि वो जानते थे कि 26 जनवरी को पुलिस का बहुत बड़ा जो असला तबका है वो इस सुरक्षा में व्यवस्था में लगा होगा। और पुलिस की उस दिन क्योंकि संख्या बहुत बड़ी मात्रा में लगी थी 26 जनवरी परेड में, तो इस बात को वो जानते होंगे। तो ये किसान संगठनों के नेता इस बात को भली प्रकार से जानते थे कि पुलिस वहाँ पर मुस्तैद होगी, उनके ऊपर एक दबाव होगा। और दूसरा एक दबाव और भी है लगातार जो बार बार बनाया जा रहा है कि किसानों के प्रति जो पुलिस की रणनीति रही है वो लगातार
आपसी टकराव से बचने की रही है। तो मुझे लगता है सरकार या पुलिस भी नहीं चाहती है कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती उनके साथ तो कोई लाठी चार्ज या जैसे आंसू गैस या इससे आगे कोई ज़्यादा सख्त कदम उठाना पड़े। इससे मुझे लगता है सरकार बच रही थी, क्योंकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत से चीज़ें आगे बढ़ें, और सरकार ने उसी के तहत प्रस्ताव भी भेजे। और जब उन प्रस्तावों पर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो सरकार की तरफ से ये भी आया कि ठीक है, आपको हमारे प्रस्तावों में कुछ कमी लगती है तो आप अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव लाइए। भाई हमारा सरकार का पहले से एक स्टैंड है कि हमारी समझ के अनुसार, हमारे विशेषज्ञों के अनुसार ये जो हमने कानून बनाए हैं ये किसानों का भला करने वाले हैं, हमारी समझ कहती है। अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा समझ आपके पास है इन देश की कृषि समस्याओं को हल करने की, तो आप उनको लेकर आइए, सरकार उन पर चर्चा करने को तैयार है। पर ये बात वो मानते हैं कि जो एग्जिस्टिंग कानून है वो ठीक नहीं है, और सरकार एक कानून बना रही है समस्याओं को हल करने के लिए, उसको भी अगर वो मानते हैं कि वो ठीक नहीं है, तो हमारे खुला प्रस्ताव था उनको कि आपके पास कुछ इससे अच्छा है तो वो लेकर आइए, आपके पास कुछ है नहीं, वर्तमान एग्जिस्टिंग जो है वो किसानों के हक में नहीं है, जो सरकार बना रही है उसको आप स्वीकार नहीं करेंगे, तो आप क्या चाहते हैं? इसका मतलब आप नहीं चाहते कि किसानों का भला हो, किसान की जो स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है वो और बदतर हो जाए, तो आपकी मंशा क्या यही है क्या? मैं तो इसको समझना चाहता हूँ। आपने कहा कि दबाव बनाने की कोशिश की गई थी, तो अब लग रहा है कि सरकार दबाव में आएगी अभी। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार को कतई दबाव में नहीं आना चाहिए, और ये स्पष्ट है कि इस देश को कृषि सुधारों की आवश्यकता है, और ये एक दशक की नहीं है, लगभग तीसरे 3-4 दशक की मांग है। और अगर लगता है कि कृषि सुधारों की आवश्यकता है तो सरकार ने कृषि सुधारों की दिशा में आगे बढ़ी है। हाँ, इन कृषि सुधारों के अंदर अगर किसी को लगता है कि ये प्रावधान किसानों के खिलाफ है तो हमारे सामने लेकर आए, सरकार के सामने लेकर आए, सरकार उसको बदलने को तैयार है। जो इससे पहले कृषि संगठनों के जो नेता हैं उन्होंने जो प्रस्ताव पर ऑब्जेक्शन उठाया था, जिन जिन धाराओं पर उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था, सरकार ने उसमें स्पष्टीकरण दिया, उसमें सुधार करने की भी बात कही। और आप छोड़िए किसान, इन 3 कानूनों की तो बात छोड़िए, इससे बाहर आंदोलन तो 3 कानूनों को लेकर है, लेकिन इससे बाहर भी प्रस्ताव आए, सरकार ने उनको भी स्वीकार किया किसानों का, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल की बात हो, चाहे पराली से संबंधित हो, चाहे एनजीटी की ट्रैक्टर की लाइफ पर जो रोक है उसकी बात हो, या एमएसपी की बात हो, सरकार तो उस पर भी बात करने को तैयार है, जो कि इन 3 कृषि कानूनों से जिनका कोई संबंध नहीं है। वो मुद्दे भी अगर किसान लेकर आए तो सरकार खुले मन से उस पर भी बात करने को तैयार है। फिर आखिर दिक्कत कहाँ है? आपके पास कुछ ज़्यादा अच्छा है तो आप लेकर आइए, कौन कह रहा है आपको, रोक कौन रहा है? कुछ गुट तो अलग भी हो गए, जैसे भानु प्रताप गुट वो अब बिल्कुल अलग हो चुका है, बॉर्डर से चले भी गए हैं। अब किसानों को समझने की जरूरत है कि ये आंदोलन हमारा हाईजैक हो चुका है। देखिए, मैं आपको बताऊं, कल की घटना के बाद पूरे देश भर में, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर क्षेत्र से जुड़ा हूं, हमारी संस्था देश की सबसे बड़ी किसानों की संस्था है, तो अलग अलग स्तर पर मेरी जहां जहां बातचीत हुई है, किसानों में स्वयं बहुत भारी रोष है इन लोगों के खिलाफ। और बहुत सारे लोग हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, वो सरकार को समर्थन देना चाहते हैं, वो इनका विरोध करना चाहते हैं। हमने उनको यही कहा है कि देखिए, हमको टकराव नहीं बढ़ाना है, हमको किसानों के हित में आगे बढ़ना है, किसानों के भले के लिए आगे बढ़ना है, और जो किसानों के भले के लिए सरकार कर सकती है वो हर संभव प्रयास पिछले वर्षों में किया गया है, आगे भी करने को तैयार है। हमारा केवल और केवल इन लोगों से यही कहना है कि हिंसा का रास्ता छोड़िए, आप आंदोलन का रास्ता छोड़िए, आप बातचीत की टेबल पर आइए, अच्छे प्रस्ताव लेकर आइए, जो किसानों के ज़्यादा भले में के लिए अच्छे से अच्छे प्रस्ताव है वो लेकर आइए। हम उस पर बातचीत करके उनको इस कानून के साथ जोड़ने के लिए जो है तैयार हैं। इन कानूनों के अंदर अगर आपको लगता है कि ये किसानों के खिलाफ है, उसको हटाने को तैयार हैं, और सरकार पूरे सकारात्मक मतलब प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। अभी भी सरकार ने कहा है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, बातचीत से कभी भी हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आएँ, टेबल पर बैठें, और एक अच्छा जो है भविष्य जो देश के किसानों का हो उसके लिए हम काम करें, इसके लिए उनको आना चाहिए। शुरुआत से आप ये बात कर आ रहे हैं कि प्रस्ताव लेके आइए, प्रस्ताव लेके आए क्यों नहीं जा रहा है जो दल है उनके द्वारा? क्या गैप रह रहा है कि प्रस्ताव क्यों नहीं लेके आ पा रहे हैं वो लोग? अब मैं आपको बता रहा हूं कि उनको, वो वास्तव में सच्चाई जानते हैं कि ये कानून अच्छे हैं। अब देखिए, वास्तव में उनको भी पता है ये बात, और इसके बीच में कुछ खामी है, ये निकालने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन बातें जितनी भी आई हैं वो इमेजिनरी आई हैं, उसमें कोई तथ्यों के साथ कोई बात नहीं आई है।
अगर अनुबंध खेती को लेकर जो बातचीत उठाई गई थी, जब उसकी गहराई से आप देखेंगे तो ध्यान में आएगा जो किसान संगठनों के नेताओं की तरफ से प्रस्ताव आया है वो किसानों के खिलाफ है। वो तो व्यापारियों को कोर्ट में जाने की इजाज़त दे रहे हैं, वो जाकर कोर्ट में किसान को अपना उलझा लेंगे। तो बड़े बड़े उनके पास वकील होते हैं, किसान उनसे लड़ नहीं सकता। तो हमने एसडीएम को बाउंड किया था कि इतने दिन के अंदर व्यापारी के खिलाफ एक्शन लीजिए। हम तो किसान के खिलाफ तो एक्शन लेने का उसको अधिकार ही नहीं दिया। तो अनुबंध खेती, और फिर अनुबंध खेती पर सवाल उठाने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, पंजाब के लोगों से पूछना चाहता हूँ, पेप्सी 10 से ज़्यादा सालों से अनुबंध खेती पंजाब के अंदर कर रही है कि नहीं कर रही है? रिलायंस रिटेल जो है वो अनुबंध खेती कर रहा है, पंजाब के अंदर हो रही है, हरियाणा के अंदर हो रही है। आज तक तो किसी की ज़मीन छीनी नहीं गई। जबकि अब जो कानून बनाए गए हैं उसमें तो बहुत सख्त प्रावधान है व्यापारियों के खिलाफ। जो अनुबंध खेती के लिए जो व्यापारी कंपनियां जो आने वाली हैं उनके खिलाफ बहुत सख्त प्रावधान है। पहले तो कोई प्रावधान नहीं थे, तब भी कोई ज़मीन नहीं छीनी। और अगर कहीं किसी की ज़मीन छीनी हो तो पंजाब की सरकार जो है, मुख्यमंत्री हैं, वो लेकर आए देश के सामने कि हाँ भाई इतनी ज़मीन छीन ली गई, तो हम मान लेंगे कि ज़मीन छीनने की बात है उसमें। लेकिन है नहीं, क्योंकि वहाँ हो रही है। और वही पंजाब सबसे पहला राज्य था उसको इजाज़त देने वाला, और पंजाब में सबसे ज़्यादा अनुबंध खेती हो रही है, फिर सबसे ज़्यादा विरोध पंजाब के लोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं किसानों तक वो मैसेज नहीं पहुंच पा रहा, या तो किसान नेताओं तक रुक जा रहा है। लगता है कि अब जरूरत है कि किसानों तक डायरेक्ट पहुंचा जाए, उनके बीच में जाया जाए ये मैसेज लेकर कि हाँ भैया फ़ायदेमंद सौदा है। देखिए, जहाँ तक नेफेड में मेरा अनुभव है, मुझे ये लगता है, जो वास्तविकता ये है कि एक बहुत बड़ी चोरी होती है इस एमएसपी के ऑपरेशन के तहत। जो है इसमें एक बहुत बड़ी चोरी होती है सरकार के पैसे की, पब्लिक मनी की। वो इक्वली पार्ट्सली डिस्ट्रीब्यूट होती है, और उसमें कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट किसान को भी होता है। मेजर पार्ट ऑफ जो बेनिफिट है वो आड़ती ले जाता है, और उसके साथ साथ कुछ अधिकारियों का नेक्सस भी होगा, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ। तो ये सब मिलकर कहीं ना कहीं एक बड़ी चोरी करते हैं। मुझे ये लगता है कि ये जो पूरा तंत्र है, ये जो फ़ायदा वहाँ से उनको मिल रहा है, उनको लगता है कि इन किसी सुधारों के बाद वो नेक्सस ब्रेक हो जाएगा और उसके कारण इन सब का नुकसान होगा। तो जो बड़े बड़े किसान हैं, जो बड़े बड़े आड़ती हैं, और उसके साथ साथ कुछ अधिकारी भी होंगे, वो सब मिलकर, पंजाब सरकार के कुछ अधिकारी भी इसके बीच में शामिल होंगे, जो मुझे लगता है ये सब मिलकर जो है वो अपने हितों का संरक्षण करने के लिए इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप उठाकर देख लीजिए पूरा का पूरा जो पंजाब का जो एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर है उसको उठाकर देख लीजिए, आपको खुद ध्यान आ जाएगा मॉइस्चर का क्या खेल चल रहा है वहाँ पर, और किस तरह से वहाँ पर अनाज सड़ाया जाता है, किस तरह से वो शराब के बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए उसका प्रयोग होता है, कैसे औने पौने दामों में जो अनाज है वो 35 रुपये के आसपास किलो का कॉस्ट पड़ती है उसको पूरा धान को जो है खरीदने, उसके बाद उसको मिलिंग करने में, और उसके बाद वो 2 रुपये में राशन में जाता है, या जो सड़ जाता है वो शराब के कारखानों में जाता है। तो एक ह्यूज लॉस है गवर्नमेंट को। तो मुझे लगता है कि उसके पीछे जो तंत्र है वो भी इस विरोध के पीछे है। और बहुत सारे पंजाब में जो एनआरआईज हैं पंजाब के, वो वहाँ से बैठकर यहाँ पर खेती करते हैं। तो अनुबंध खेती आने के बाद कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनको भी उनके हितों पर भी चोट पहुँच रही है। तो जो आपको सुनाई दे रहा है कि विदेशों से भी इसको बैकअप मिल रहा है, तो वो भी अपने हितों का संरक्षण करने के लिए सब कर रहे हैं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा तंत्र है। पर मेरा ये कहना है कि देश में 15 करोड़ किसान रहते हैं, अगर चंद 1 लाख किसान जो हैं वो अपने हितों के संरक्षण के लिए इस तरह से पूरे सिस्टम को स्टैग्नेशन पर ला सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बाकी जो 14 करोड़ 99 लाख किसान हैं उनको भी अपने हितों के बारे में सोचना चाहिए। और कल के बाद जो है उनके अंदर भी एक भारी रोष है, और हम भी उसको महसूस कर रहे हैं। और वो अगर बाहर निकल कर आएगा तो मुझे लगता है फिर ये जो लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि वो आएँ, टेबल पर आएँ, बातचीत करें। सरकार बहुत सकारात्मक दृष्टि से, बहुत सकारात्मक सोच के साथ, बहुत पॉजिटिव सोच के साथ बातचीत करने को तैयार है। हम हमेशा उनका स्वागत करेंगे, और एक अच्छे कानून जो किसानों के हित में हो, किसानों के भले के लिए हो, वो बने। और ये हमारा भी लक्ष्य है, उनका भी लक्ष्य है, तो मिलकर काम करें। ठीक है। तो नेफेड के डायरेक्टर और भाई जिले के प्रभारी अशोक ठाकुर हमारे साथ थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी हुआ 26 जनवरी के दौरान जो भी हुआ, वो हिंसा जो भी हुई वो दुखद हिंसा है, और ऐसे में किसानों को जूझ मना चाहिए कि
अपना जो आंदोलन है वो हाईजैक ना होने दे। हाईजैक की वजह से ये सब कुछ हुआ। इसके बाद उन्होंने कहा कि टेबल पे आपका स्वागत है, सरकार आपका स्वागत कर रही है, प्रस्ताव लेके आइए, जो भी मांगे हैं उसको स्वीकार किया जाएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।